Welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we'll be talking about the rise and growth of communalism. So this is chapter 31 of Bipin Chandra, right? Bipin Chandra's modern history means India's struggle for independence, right? बिपिन चंद्रा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आई एम कवरिंग। बहुत अच्छी किताब है और इसका ऑलरेडी 30 चैप्टर तक मैंने अपलोड कर दिया है, तो जो भाई लोग सीधा 31 चैप्टर देख रहे हैं वो 30th तक देख लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ाई करनी होती है आपको। इस चैप्टर को मैं पार्ट वाइज कवर कर दूंगा, ठीक है, और ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जो और 6-7 इसके चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको भी ख़त्म किया जाए, ताकि आपको आपके एग्जामिनेशन से पहले काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिल जाए इसको देखने का, इसको रिवाइज करने का। रिवाइज कैसे करोगे? पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में और इंडियन पॉलिटी की 2 सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी पीडीएफ दे दिया है। अब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी हिस्ट्री वाली, तो इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको ले लेना है ये पीडीएफ, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहता है। इन सभी का जो भी इंडियन इकोनॉमी की भी पीडीएफ थी, इसका लिंक आप किसी भी वीडियो में देखोगे मिल जाएगा। पॉलिटी का भी सेम, मैं इसका भी डाल दूंगा। जो भी वीडियोस हैं हिस्ट्री वाली उसमें आपको डिस्क्रिप्शन खोलते ही आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, ठीक है। चलिए बात करेंगे अब इस चैप्टर की, स्पेसिफिकली पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से शुरू करते हैं। हमने चैप्टर का नाम यहाँ पे देखा था कि राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। तो कम्युनलिज्म से रिलेटेड ही ये एक आइडियोलॉजी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट वाइज। तो कहता है पहला पॉइंट कि कम्युनलिज्म जो है या फिर कम्युनल आइडियोलॉजी जो है दोनों सेम ही है। मतलब कम्युनलिज्म को ही कम्युनल आइडियोलॉजी कहते हैं। कम्युनलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है। किस तरीके की आइडियोलॉजी है? कम्युनल है, ठीक है। ये 3 बेसिक एलिमेंट्स इसमें होते हैं। कम्युनलिज्म में 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, या फिर उनको स्टेजेस भी कहते हैं। और ये स्टेजेस जो होते हैं, जैसे पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज, ऐसे करके चलता है। तो कोई भी जब कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करता है तो उसको फर्स्ट स्टेज पहले देखना चाहिए, देन सेकेंड स्टेज और देन थर्ड स्टेज। ये 3 चरणबद्ध तरीके से 3 स्टेजेस हैं इसके। बेसिक एलिमेंट भी इसको कहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट में क्या होता है, या फिर फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में जो सेम रिलीजन के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारा कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट होता है। जैसे बात करूं अगर हिंदू या फिर मुस्लिम या फिर सिख की बात करें, तो हिंदू कहता है कि भाई हमारे जितने भी लोग हैं, हम जितने भी हिंदू हैं, हमारा सबका कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट है, कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट है। ऐसे ही मुस्लिम कहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं सबका हमारा कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट है। ऐसे सिख भी ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, दिस इज फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या देखा आपने कि जो डिफरेंट जो रिलीजन है वो कहते हैं कि हमारा जो कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट है हमारे लोगों का सेम है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब मैं कहूं कि कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट होता क्या है? कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट होता क्या है? ये क्या है? ये चीज क्या है? तो देखो, कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट क्या होता है? पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। इन तीनों इंटरेस्ट को मिला दो तो बन जाता है कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट। मतलब कि सेकुलर इंटरेस्ट में खाली आप रिलीजियस इंटरेस्ट को नहीं जोड़ोगे, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल सबको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इनका कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट बनता है। और देखा गया है कि हमारी जो यूनिट है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, वो क्लास के बेसिस पे नहीं है, क्लास के बेसिस में नहीं है। जैसे कि क्लास से मेरा मतलब है कि जैसे बर्जुआ क्लास होता है, जैसे कि मजदूर वर्ग होता है, या फिर व्यापारी वर्ग होता है, जिसको बर्जुआ
वर्ग कहते हैं, व्यापारी वर्ग को। तो कहने का मतलब ये है, या फिर जो बड़े लोग होते हैं, कहने का मतलब ये है कि हमारा क्लास पे डिपेंड नहीं करता है हमारी सोसाइटी डिपेंड करती है सोशल पॉलिटिकल कम्युनिटीज पे, क्योंकि कॉम्युनल लोग हैं यहाँ पे, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, तो कॉम्युनलिज्म आइडियोलॉजी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी जो है सीन एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, मतलब जो सोशल पॉलिटिकल कम्युनिटीज हैं वही हमारी इंडियन सोसाइटी की फंडामेंटल यूनिट है, ना कि क्लासेस। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो ये कम्युनिटीज होती हैं ना, कम्युनल जो लोग होते हैं, कम्युनिटीज जो हैं, इनके जो लीडर होते हैं इनके सेम रिलीजन के होते हैं, सेम रिलीजन होते हैं, या फिर लोकल रीजन लीडर कह सकते हैं। जैसे मान लो कि मुस्लिम कोई कम्युनिटी है, उसका लीडर आपको हिंदू नहीं मिलेगा, हिंदू कोई कम्युनिटी है, उसका लीडर मुस्लिम नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, तो आपने देखते ही हो, ज्यादा इसमें क्या बताएं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो स्टेज है वो कहता है कि जो हमारी मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है उसके सेकुलर इंटरेस्ट डिसिमिलर और डाइवर्जेंट होते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेज से जब बंदा निकलता है, सेकेंड स्टेज में आता है, ये कैंसर की तरह है, फर्स्ट स्टेज का कैंसर, सेकेंड स्टेज का कैंसर। खैर समझिए, सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो बंदा सेकेंड स्टेज में घुस जाता है कॉम्युनलिज्म के, वो समझने लगता है कि जो उसकी सोसाइटी है, जैसे भारत एक अच्छा एग्जांपल ले लो, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये लोग समझते हैं कि हमारी सोसाइटी मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है और हमारे सेकुलर इंटरेस्ट अलग अलग हैं, इन सबसे अलग है। मतलब हिंदू कहता है कि हमारा जो है मुस्लिम से अलग है, मुस्लिम कहता है हमारा हिंदू से अलग है, सिख से अलग है, और हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल डिसिमिलर और डाइवर्जेंट है। मतलब कि अगर हिंदू नॉर्थ पोल है तो मुस्लिम साउथ पोल है, इस टाइप की सोच आ जाती है। तो दिस इज सेकेंड स्टेज। ठीक है, अभी यही नहीं है, थर्ड स्टेज में देखो क्या होता है। थर्ड स्टेज में कहते हैं कि जो इनके इंटरेस्ट हैं, मैं बात कर रहा हूं किस इंटरेस्ट की, तो कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। जब थर्ड स्टेज में आते हैं ये लोग तो कहते हैं कि जो कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट है वो डाइवर्जेंट वगैरह तो है ही, लेकिन म्यूचुअली इनकॉम्पैटिबल भी है, और ये क्या एंटागोनिस्टिक और होस्टाइल हो जाते हैं लोग। जैसे मान लो कि एक हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, और इधर मान लो मुस्लिम कम्युनिटी है, तो ये वाली जो कम्युनिटी है इसके एंटागोनिस्टिक होस्टाइल हो जाएगी, और सेम वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं थर्ड स्टेज में। वो कहते हैं कि सेकुलर इंटरेस्ट तो अलग है ही, लेकिन ये अब इसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, ये अच्छा नहीं है, अच्छी बुरी की वो हो जाती है, और होस्टिलिटी आ जाती है, एंटागोनिज्म आ जाता है। ठीक है, एंटागोनिज्म मतलब द्वेष भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्युनल वायलेंस शुरू हो जाता है। कॉम्युनल वायलेंस जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं कॉम्युनल आइडियोलॉजी की पैदाइश है। जहां पे कॉम्युनल आइडियोलॉजी होगी वहां पे आपको कॉम्युनल वायलेंस दिखेगा। आपको 1993 का कांड पता होगा, अयोध्या वाला बाबरी मस्जिद डिमोल्यूशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल। देन और भी एग्जाम्पल्स हैं, गोधरा जो गुजरात में जो कांड हुआ था, गोधरा वाला। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हिंदू मुस्लिम राइट्स शुरू हो जाते हैं, कॉम्युनल वायलेंस शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो ये कॉम्युनलिज्म है ना, ये स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेज से, चरणबद्ध तरीके से होता है। फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट होगा, देन सेकेंड में जाएगा, देन ये फाइनली थर्ड स्टेज, जो कि सबसे खतरनाक वाला स्टेज है, उसमें पहुंचता है। तो इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेज। एग्जाम्पल के तौर पे जो नेशनलिस्ट हिंदूज थे, नेशनलिस्ट मुस्लिम, नेशनलिस्ट सिख एक्सेट्रा, इससे मेरा मतलब ये है, मैं क्यों लिखा हूं यहाँ पे नेशनलिस्ट हिंदू, नेशनलिस्ट मुस्लिम और नेशनलिस्ट सिख, इसके पीछे रीजन है। इसका एग्जाम्पल ये है कि जब शुरुआती दौर में जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जैसे कि उस दौरान के जो हिंदू महासभा वगैरह के जो लीडर थे, या फिर मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, वो कहते थे कि भैया हम देश से अलग नहीं है, वी आर नेशनलिस्ट बट वी आर हिंदू ऑल्सो।
We are something different from the Muslims. They are also nationalist, but we are different because we are Hindus. तो नेशनलिस्ट हिंदू, नेशनलिस्ट मुस्लिम, नेशनलिस्ट सिख, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट स्टेज का। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेज का एग्जाम्पल देखें तो लिबरल कॉम्युनलिज्म शुरू हो जाती है। मतलब कॉम्युनलिज्म है लेकिन लिबरल स्टेज पे कॉम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। ठीक है, दे अपहेल्ड सर्टेन लिबरल, डेमोक्रेटिक, ह्यूमनिस्ट एंड नेशनलिस्ट वैल्यू। सेकेंड स्टेज में भी आके ये इतने हॉस्टाइल नहीं होते हैं, मतलब एक साथ ही रहते हैं, लेकिन कॉम्युनलिज्म शुरू हो जाती है, अपनी अपनी पार्टियां बनाना है, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को देखना, लेकिन लिबरल तरीके से। थर्ड स्टेज में तो भैया गदर हो जाता है, थर्ड स्टेज में गदर हो जाता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लो सेकेंड स्टेज का। मोस्ट ऑफ द कॉम्युनलिस्ट बिफोर 1937 वेयर इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द कॉम्युनलिज्म। जैसे कि द हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये अलग अलग अपना फैक्शन पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया इन्होंने। अली ब्रदर्स आफ्टर 1925, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, लाजपत राय, एनसी केरकर आफ्टर 1922, ये सब लोग एग्जाम्पल हैं लिबरल कॉम्युनलिज्म के। ठीक है, बात समझ में आई होगी। इन्होंने पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। अब देखो एक्सट्रीम कॉम्युनलिज्म भी शुरू हो जाता है, एक्सट्रीम कॉम्युनलिज्म भी शुरू हो जाता है। कब? जब फासिस्ट सिंड्रोम इनके अंदर आ जाता है। कहते हैं कि भैया हम तो बिल्कुल नफरत करते हैं एक दूसरे से, मुस्लिम जो है हिंदू से नफरत करता है, देखते ही भैया कन्नी काट लेता है, या फिर इसके मन में देखते ही एक दूसरे के ऐसी भावना आ जाती है ना, अरे ये तो यार ये है, ये तो यार ये, दोनों के आती है, ऐसा नहीं कि इसके आती है ओनली इसके आती है, दोनों के आती है। ठीक है, तो फियर एंड हैट्रेड शुरू हो जाता है फासिस्ट सिंड्रोम्स के साथ ही। मुस्लिम एंड हिंदू कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट नेशन, ये कहते हैं कि भैया हम तो साथ में रह ही नहीं सकते, इसीलिए तो भारत का पार्टीशन हुआ। एक्सट्रीम कम्युनलिज्म में क्या होगा, इतनी लड़ाइयां हो जाएंगी, कहेंगे नहीं भैया हम तब नया अलग नेशन बनाएंगे, तुम अलग रहो हम अलग रहेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा आफ्टर 1937 were the examples. Then राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS is also one of the example of extreme communalism. ठीक है, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। हिंदू महासभा आफ्टर 1937 तक तो ये सेकेंड स्टेज में थे ये लोग, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एक दूसरे में बात कर लेते थे, लेकिन बाद में तो इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा सेपरेट नेशन चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक इसका एक्सट्रीम कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल। आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है ना, जो ये लोग दिखाते हैं, कम्युनल आइडियोलॉजी वाले लोग कम्युनलिज्म में दिखाते हैं कि हम तो भैया कम्युनिटी इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। Actually, in practical, in real life, there is no such interest existed outside the field of religion. कहने का मतलब है कि ये कहते हैं कि हम तुम्हारे इकोनॉमिक, हम तुम्हारे सोशल, हम तुम्हारे सारे इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे, उसको देखेंगे। लेकिन सच में कहूँ तो ये बस रिलीजन तक ही सीमित रह जाता है, रिलीजन से ऊपर ये जाता ही नहीं कभी कम्युनिटी इंटरेस्ट। थोड़ी देर रुकना, मैं अपना कॉल देख लूँ फिर आता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इनका जो इंटरेस्ट है ना, कम्युनिटी का इंटरेस्ट, वो ओनली रिलीजन तक ही सीमित हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, रिलीजन तक ही। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्युनल एजम्पशन, कॉम्युनल लॉजिक, कॉम्युनल आंसर्स आर रॉन्ग। तो देखिए, सच में बताऊं तो जो भी कॉम्युनल एजम्पशंस रखते हैं ये लोग, कॉम्युनल लॉजिक देते हैं, अपना कॉम्युनल आंसर देते हैं, वो सारी गलत हैं। इसके पीछे रीजन देखिए, अगले पॉइंट में दिखेगा आपको। कॉम्युनलिज्म क्या है? इट इज समथिंग दैट हैज सर्वाइव्ड फ्रॉम द पास्ट, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा समझा जाता है। एंड ऐसा भी कहा जाता है इट हैज रूट्स इन द मिडाइवल पीरियड, जैसे कि मतलब कहा जाता है कि अरब आए, फिर उसके बाद तमाम मुस्लिम मतलब अटैक हुए भारत पे, तो कहा जाता है कि कम्युनलिज्म भारत में जो है ना वो पास से चला आ रहा है, और इसका मतलब रूट जो है मिडाइवल पीरियड में है। बट इसका कोई मतलब इसको बेसिकली कहा जाता है कि सही नहीं है। नो, इट इज बेसिकली ए मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिकल ट्रेंड। ये कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ है कॉम्युनलिज्म की बात करें, नेशनलिज्म की बात करें, या फिर सोशलिज्म की बात करें, इट ऑल थ्री could emerge as politics and as ideology after politics based on the people politics of popular partition and mobilization। कहने का मतलब है, सिंपल शब्दों में समझो
कहने का मतलब है कि कम्युनलिज्म, नेशनलिज्म और सोशलिज्म, ये तीनों का जन्म होता है जब हमारी कंट्री में मास मोबिलाइजेशन शुरू होता है नेशनलिज्म के लिए, ठीक है। तो नेशनलिज्म वही पैदा होता है, कम्युनलिज्म भी वही पैदा होता है। जैसे कि कम्युनलिज्म कैसे पैदा हुआ, हिंदू महासभा बन गई, उसके बाद मुस्लिम लीग बन गया, अपने अपने आरएसएस बन गया। तो ये कब हुआ है, ये क्या पास्ट में हुआ है? नहीं, ये पास्ट में नहीं हुआ है। दिस हैज हैपेंड ड्यूरिंग द मास मोबिलाइजेशन पीरियड, पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन एंड मोबिलाइजेशन, उसी पीरियड में हुआ है। तो इसका कोई भी पास्ट से कनेक्शन नहीं है। मिडाइवल पीरियड से जो कहा जाता है वो झूठा है, कहने का मतलब है। अब इस पॉइंट को देखो, कॉमनल अजम्पशन, कॉमनल लॉजिक और कॉमनल आंसर ये सब रॉन्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी इनफैक्ट 1936 में कहा था कि वन मस्ट नेवर फॉरगेट दैट कम्युनलिज्म इन इंडिया इज लेटर डे फेनोमेनन, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने भी प्रूव किया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने, कि जो ये कम्युनलिज्म है ना, ये लेटर डे फेनोमेना है एंड इट हैज ग्रोन अप बिफोर आवर आईज, ये हमारे आंखों के सामने ग्रो हुआ है, ठीक है। लेटर डे फेनोमेना है और हमारे आंखों के सामने ये ग्रो हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज नॉट ए मेयर कॉन्स्पिरेसी ऑफ पावर हंग्री पॉलिटिशियंस एंड क्राफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ईदर, कहा जाता है कि ये एक मेयर कॉन्स्पिरेसी नहीं है पावर हंग्री पॉलिटिशियंस के या फिर क्राफ्टी एडमिनिस्ट्रेटर के इधर, इट हैड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रूट्स। तो जो बोलते हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टीशन इसलिए जल्दी करवा दिया बिकॉज उनको मतलब पावर हंग्री थे वो लोग, और कम्युनलिज्म इसी मतलब पावर हंग्री लोगों की वजह से जन्मा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इट हैड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रूट्स, ठीक है। एंड देयर वाज सोशल सिचुएशन व्हिच वाज फनलिंग इट एंड विदाउट व्हिच इट कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड फॉर लॉन्ग। तो भैया उस समय की सोशल सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, ठीक है। उस समय का सिचुएशन ही ऐसा हो गया था जिसने इसको बढ़ावा दिया। जैसे कि जो पीरियड है हिंदू महासभा का, मोहम्मद अली जिन्ना का, मुस्लिम लीग का, वो पीरियड ही ऐसा था। जैसे कि अली ब्रदर्स ने क्या किया, वहाँ पे ओटोमन एम्पायर गिरा, ठीक है। तो इन्होंने क्या मतलब इन्होंने अपना खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो वो पीरियड ही ऐसा था जिसकी वजह से कम्युनलिज्म का जन्म हो जाता है। धीरे धीरे ये सर्वाइव लंबे समय तक किया, ठीक है। तो भैया इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये चैनल पसंद आया होगा। चैनल पसंद आया तो भैया सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। नोट आपको दे दिया जाएगा, नोट। ऐसा क्लास आपको नहीं मिलेगा जो सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब कि इस क्लास का फायदा देखो। इस क्लास का फायदा सबसे बड़ा क्या मुझे लगता है कि तो आप टाइम बचा लेते हो अच्छे तरीके से, बहुत कम समय में आप इसको देख लेते हो, और पीडीएफ आपको मिल जाता है जो कि बुक से फार बेटर मिलता है आपको। मतलब ये मैं पॉइंट आपको समझाया सारे और आपको मैं पीडीएफ दे दूं तो आप तो इसको सुन के समझ ही लिए हो क्या है। बस जितनी बार रिवाइज कर लो भाई, सिलेक्शन 100% है। 100% ऐसी तैयारी होती है। अब एक बार देख लो वीडियोस को, भूल जाओ सब कुछ, छोड़ दो, सस्ते बस्ते में डाल दो, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सीरियस कैंडिडेट जो होता है ना, वो जानता है कि उसका रिवीजन का इंपॉर्टेंस कितना है। रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो ले लेना भाई, पीडीएफ जरूरी है, और पढ़ो और रिवाइज करो, बहुत जरूरी है। देन मैं बता रहा हूँ इसमें छूटा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं एक पॉइंट लिख दूं और उस पर एक्सप्लेन कर दूं ऐसे मजे में। देखो होता क्या है कि जो चीज आसान आपको लगती है दिमाग में बिल्कुल जल्दी घुस जाता है, और लेकिन उसमें होता क्या है, कई क्लासेस ऐसी है जिसमें आपको ऐसे एक पॉइंट लिख के बता देगा, उस पॉइंट को समझा देगा, आपको इतना सारा मटेरियल नहीं देगा। तो होगा क्या, आपको लगेगा कि यार इतनी जल्दी चैप्टर खत्म हो गया, मुझे समझ में भी आ गया। अरे भाई साहब, आपको मिला ही कुछ नहीं है, जाओगे तो उससे अलग क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इसलिए आपको ये भी जरूरी है, देखना है कि आपको कंटेंट पूरा तो मिल रहा है ना, मटेरियल पूरा तो मिल रहा है ना। वो मेरा हमेशा प्रयास होता है, ट्राई करता हूँ कि आपको एक भी पॉइंट ना छोड़ूं, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाय बाय।